नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मून मिशंस बाय इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मून को लेकर जो इम्पोर्टेंट मिशन लॉन्च किए गए थे उनको बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो इम्पोर्टेंट मिशन रहे हैं उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, उनकी डिस्कवरीज क्या रही हैं। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो में सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप याद करिएगा। लेकिन फिर भी जहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे लगे यार इस पे और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए, तो आप उस पॉइंट को मार्क जरूर करिएगा ताकि आप उसके रिसर्च में जा पाएँ, उसके डिटेल में जा पाएँ। बिकॉज इस टॉपिक पे आप जितना डिटेल में जाने उतना ही एक तरीके से ये इनसफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी इस पे काफ़ी सारे सवाल बन चुके हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आने वाले समय में और भी सवाल इस पे बन सकते हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी परीक्षा चैनल में आपको स्टडी जीके वीडियोज नामक एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप एक तरीके से हमें आपका उसमें सुझाव चाहिए कि आप उस प्ले लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स चाह रहे हैं, मतलब कि किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए जो आपके नॉलेज को भी बढ़ाए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल हो पाए। तो आप ज़रूर हमें पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको दी जाएँ वो आपको नोटिफाई हो पाए वहाँ पर। और वीडियो देखने के बाद हमें कॉमेंट जरूर करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि किन टॉपिक पे आपको वीडियोज चाहिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट मून मिशंस क्या रहे हैं और इंडिया ने किस तरीके की उसमें सक्सेस पाई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसरो के द्वारा जो इम्पोर्टेंट मिशंस रहे हैं उन मिशनों के द्वारा जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो डिस्कवरीज मिली हैं, उनकी वजह से इसरो को पूरे विश्व में एक अलग ही ख्याति प्राप्ति हुई है। पूरी विश्व की संस्थाओं को ये मानना पड़ा है, पूरी विश्व की ताकतों को ये मानना पड़ा है कि इसरो वाकई में अपने दम पर कुछ भी कर सकता है, राइट। तो चलिए आज जानते हैं यहाँ पे कि मून मिशंस बाय इंडिया मतलब ये जर्नी किस तरीके से रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मिशंस रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक यहाँ पे कॉमन सा क्वेश्चन उठता है कई बार लोगों के दिमाग में कि यार मतलब ज़्यादातर जो रिसर्च है वो चंद्रमा के आसपास ही क्यों घूमती है, हम चंद्रमा के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। तो आप तो ये सब जानते ही हैं कि चंद्रमा जो है वो हमारे सोलर सिस्टम की मतलब जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं पूरे सोलर सिस्टम में, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनमें सबसे नज़दीकी जो बॉडी है यानी सबसे जो नज़दीक बॉडी है अर्थ के वो हमारा मून है, यानी हमारा चंद्रमा है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी बन जाती है बिकॉज ये नज़दीक है, यहाँ पहुँचा जा सकता है एक तरीके से दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में आसानी से। और ये भी चूंकि सोलर सिस्टम का पार्ट है तो जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं ना कहीं बताएगा कि दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ की का एक तरीके से वहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, या ये बता सकता है कि यूनिवर्स का जनरेशन किस तरीके से हुआ है, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स के टर्म में चंद्रमा यानी कि मून जो है वो एक परफेक्ट सेलेस्टियल बॉडी है। इस वजह से मून को हमेशा प्रेफर किया गया है फॉर दी रिसर्च, राइट। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो उस पर सबसे पहले किसने कामयाबी पाई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मून मिशन रहा है अभी तक वो डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इन कंट्रीज़ में सोवियत यूनियन रहा है, राइट। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट रहा है, चाइना रहा है, इंडिया रहा है, जापान रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी रही है और लग्जमबर्ग एंड इजराइल भी रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चंद्रमा पे एक तरीके से सफलता पाई है अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो भी उनका स्पेस क्राफ्ट रहा है उसको भेजकर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इन कंट्रीज़ के द्वारा क्या क्या इनके मिशन में क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, क्या क्या डिस्कवरीज मिली हैं, वो एक बहुत ही डिटेल टॉपिक बन जाएगा। उसको अभी हमें आप डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे नाम जानिए कि किन किन कंट्रीज़ ने अपने मिशन लॉन्च किए हैं चंद्रमा के लिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे आपको लगे कि डिटेल में जाना चाहिए तो उसको मार्क जरूर करिएगा। आप यहाँ पे डिटेल में जा सकते हैं कि सोवियत यूनियन जो है वो किस तरीके से सक्सेसफुल रहा है, उसकी डिस्कवरीज क्या रही हैं, उसके डिफरेंट मिशन में यूनाइटेड स्टेट किस तरीके से सफल रहा है, ये सारे पॉइंट्स आप
एक तरीके से डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे जानिए कि इन कंट्रीज ने मून मिशन लॉन्च किए हैं, राइट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोवियत यूनियन पहला एक मतलब कंट्री रही है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोवियत यूनियन ने पहला जो एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था उसका नाम है लूना 2। 1959 में इस स्पेस क्राफ्ट को भेजता है सोवियत यूनियन। और यहाँ पे जो भी एक तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लूना 2 के द्वारा जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक तरीके से वेरीफाई करता है कि चंद्रमा का जो मैग्नेटिक फील्ड है या चंद्रमा के द्वारा जो रेडिएशन है वो जो अर्थ की तुलना में अगर देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखा जाए, रेडिएशन के टर्म में अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है, जो कि एक तरीके से नेग्लिजिबल है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च निकल कर आया था लूना 2 के द्वारा 1959 में, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लें, इस नाम को सोवियत यूनियन ने पहली बार इसको भेजा था, राइट। दोस्तों दूसरी बार सफलता मिलती है इसमें, मतलब कि सोवियत यूनियन के बाद जो सफलता मिलती है वो मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स को। और यूनाइटेड स्टेट जो है अपोलो 11 का एक मिशन भेजता है, राइट। और ये 20 जुलाई 1969 को लैंड करता है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। बहुत इंपॉर्टेंट है अपोलो 11। आप सब एक तरीके से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है। तो जी हाँ, यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग का जो नाम आप सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग इसी मिशन से जुड़े रहे हैं। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पूरे विश्व के पहले व्यक्ति बनते हैं जो चंद्रमा पे कदम रखते हैं, राइट। तो ये नाम आप जरूर याद रखें और ईयर भी अच्छे से याद रखें। जिस यान को भेजा जाता है, जिस क्रूड मिशन को बना के भेजा जाता है, उसका नाम क्या है यहाँ पे? अपोलो 11, राइट। तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। दोस्तों यहाँ पे अगर हम सीधी अब बात करें मून मिशंस बाय इंडिया की, तो ये अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इंडिया के द्वारा जो 2 मिशन लॉन्च किए गए हैं, एक मिशन है चंद्रयान 1 और दूसरा मिशन है चंद्रयान 2। ये हम डिटेल में जानेंगे, राइट दोस्तों। तो एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि चंद्रयान 1 क्या रहा है और चंद्रयान 2 क्या रहा है, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान 1 क्या है। दोस्तों चंद्रयान 1 जो कि इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन रहा है, इसकी टाइमलाइन को जानना बहुत जरूरी है। टाइमलाइन के टर्म में भी क्वेश्चन काफ़ी बनते रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह अक्टूबर 22, 2008 को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, जो कि चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। 22 अक्टूबर 2008 को यह जो यान है चंद्रयान 1, इसको लॉन्च किया जाता है सक्सेसफुली, राइट। और इसमें जो स्पेस व्हीकल है वो क्या है कि नवंबर 8, 2008 को ऑर्बिट करने लगता है। द स्पेस व्हीकल वॉज इंसर्टेड इनटू लूनर ऑर्बिट ऑन नवंबर 8, 2008। मतलब कि जो लूनर ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में उसको ऑर्बिट कराना था, वो फाइनली जाके 8 नवंबर 2008 को ऑर्बिट करने लगता है, यानी कि उस ऑर्बिट में, अपनी ऑर्बिट वाली जगह में पहुंच जाता है, राइट। तो होता क्या है दोस्तों कि इसमें जो भी इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद ये जो इसकी ऑर्बिट है, ऑर्बिट का क्या होता है दोस्तों कि एल्टीट्यूड जो है वो क्या होता है, डिफरेंट रहता है। कई बार क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसको प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन फाइनली अगर आपको अपने रिसर्च को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एडवांस लेवल पे ले जाना होता है और आपने पहले से प्लानिंग की हुई है, तो आप जो भी इसके स्पेस क्राफ्ट है, आप उसके ऑर्बिट को चेंज कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे होता है कि ऑर्बिट हैड बीन रेज्ड टू 200 किलोमीटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2009। मई 2009 को, यानी कि 2009 को इसकी ऑर्बिट को चेंज कर दिया जाता है। कितना चेंज कर दिया जाता है? रेज्ड टू 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर के आसपास इसकी एल्टीट्यूड को बढ़ा दिया जाता है, राइट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने इस पूरे मिशन में ये जो सैटेलाइट है वो मोर देन 3400 ऑर्बिट्स करता है मून के, यानी कि चंद्रमा के लगभग 3400 चक्कर लगाता है यह सैटेलाइट, राइट। तो ये डेटा आप जरूर याद रखें। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रयान 1 जो है फाइनली अगस्त 29,
2009 को इसको फाइनली कंक्लूड कर दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट से कम्युनिकेशन आनी या कम्युनिकेशन टूट जाता है, राइट। यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम एक कम्युनिकेबल जो बन रहा था, जो भी हम माध्यम यूज कर रहे थे कम्युनिकेशन का, वो संपर्क एक तरीके से टूट जाता है और फाइनली हमें 2009 को इसको कंक्लूड करना पड़ता है, राइट। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आई है दोस्तों, वो है 386 करोड़। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जान लीजिए, 386 करोड़, राइट। तो ये तो बात रही टाइमलाइन की कि चंद्रयान-1 जो है उसके लिए टाइमलाइन क्या रही हैं और उन टाइमलाइन में क्या क्या घटना हुई है, राइट। तो पहली चीज़ तो आपने यहाँ पे जान ली कि 2008 को इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है, राइट। और फाइनली नवंबर 8 2008 को ये ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में, अपनी डिजायर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाता है ऑर्बिट करने के लिए, राइट। और ये जो है फाइनली 2009 को इसको एक तरीके से इसका एल्टीट्यूड चेंज किया जाता है, एक नई ऑर्बिट दी जाती है और फाइनली यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं एल्टीट्यूड चेंज करने के बाद भी, वो 3400 ऑर्बिट्स होती हैं। यानी कि चंद्रमा के लगभग 3400 चक्कर लगाता है यहाँ पे ये सैटेलाइट, राइट। तो ये जो डेटा है वो अच्छे से आप याद कर लें। बढ़ते हैं यहाँ पे कि चंद्रयान-1 जो रहा है, इसके गोल्स किस तरीके से रहे हैं, इसके अचीवमेंट्स क्या रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो स्पेस मिशन रहा है चंद्रयान-1 बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इसका एम ये था कि जो रिमोट सेंसिंग है और जो प्लानिटरी साइंस है उसको एक तरीके से एडवांस लेवल पे ले जाया जा सके, उस पर एक एडवांसमेंट लाई जा सके, रिसर्च के टर्म में समझा जा सके प्लानिटरी साइंस को और रिमोट सेंसिंग को एक तरीके से बेहतर बनाया जा सके। तो इसमें जो पूरा टाइम पीरियड रखा गया था, एस्टिमेटेड जो टाइम पीरियड रखा गया था, दैट वाज 2 years, राइट। 2 साल का एक एस्टिमेटेड यहाँ पे टाइम रखा गया था। लेकिन होता क्या है कि फाइनली इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आती है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो प्रोब होता है, यानी चंद्रयान-1 का जो प्रोब होता है, वह मून के क्रैटर, एक वहाँ पे मून में क्या है, कई सारे खड्डे हैं, उन खड्डों का हम एक तरीके से नाम देते हैं, राइट। तो वहाँ पे एक जवाहर पॉइंट नाम दिया गया है, जवाहर पॉइंट पे ये लैंड करता है, राइट। दोस्तों जवाहर पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इस पॉइंट को रखा गया है, फॉर द गेस्चर ओनली, राइट। मतलब बिकॉज यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है दोस्तों, बिकॉज 1962 में क्या होता है कि उस समय के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मतलब उन्होंने एक कमेटी की स्थापना की थी, कमेटी बनाया था जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, राइट। इसको शॉर्ट में बोला जाता है इनको स्पार। क्या बोला जाता है? इनको स्पार। ये आप अच्छे से जान लीजिए, ये कमेटी बनाई जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और यही कमेटी फाइनली इसरो के नाम से जानी जाती है। इसका नाम एक तरीके से चेंज किया जाता है, मतलब यही कमेटी जो है एक संस्था के रूप में कन्वर्ट होती है जिसका नाम होता है इसरो, राइट। और ये कब बनती है? 1969 में। तो ये आप अच्छे से याद रखें, पहले जो कमेटी बनती है उसका नाम क्या रहता है? इनको स्पार, राइट। किसने बनाया इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो एक तरीके से उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रखा गया जवाहर पॉइंट, राइट। तो ये एक सिंबॉलिक गेस्चर है, सिर्फ आप यहाँ पे इसको कोई बहुत आप डिटेल में मत जानने की कोशिश करिएगा, बहुत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जवाहर पॉइंट सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिंबॉलिक गेस्चर रखा गया और उसके पीछे का रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, राइट। और दोस्तों होता क्या है कि ये तो हमारा एक तरीके से गोल रहा है और यहाँ पे जब ये प्रोब हिट करता है उस क्रेटर पे, तो यहाँ पे जो डिस्कवरीज होती हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि यह वाटर के प्रेजेंस को बताता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन लूनर सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ आइस एट दी पोलर रीजन्स। चंद्रमा का जो पोलर रीजन है और ख़ास तौर पे जो साउथ पोल है दोस्तों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। पूरे विश्व में जितनी भी संस्थाएं हैं, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, उनके लिए एक तरीके से चंद्रमा का जो साउथ पोल है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है और सारी की सारी संस्थाएं ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि चंद्रमा का जो साउथ पोल है किन किन रहस्यों को समेटे हुए है, उनको किस तरीके से हम जान पाएँ, यानी कि साउथ पोल को किस तरीके से हम एक्सप्लोर कर पाएँ ताकि हम एक तरीके से यूनिवर्स को समझ पाएँ
हमारे सोलर सिस्टम को समझ पाएँ, स्पेशली हम अर्थ को समझ पाएँ, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो डिस्कवरी निकल के आती है, जो अचीवमेंट होती है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपने जान लिया, राइट। होता क्या है फिर बाद में कि इसमें 5 टेक्टोनिक एक्टिविटी को भी डिस्कवर किया जाता है, यानी कि ल्यूनर सरफेस पे जो पास्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी एक तरीके से आप सब जानते हैं कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं खासतौर पे अर्थ में, उससे यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है। जो लूनर है यानी कि जो चंद्रमा है उसकी प्लेट्स को रिलेट किया जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर को रिलेट किया जा रहा है। तो वो भी अपने आप में एक बहुत डिटेल पॉइंट है, उसको डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ आप ये जानिए कि ये भी एक डिस्कवरी है, एक अचीवमेंट रहती है चंद्रयान 1 के द्वारा। फिर क्या होता है कि यह आयरन की भी डिस्कवरी करता है दोस्तों। क्या करता है? आयरन की डिस्कवरी करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आयरन मेटल की भी डिस्कवरी करता है। कौन? चंद्रयान 1, राइट। तो ये 2-4 पॉइंट हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिए दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस मिशन का एंड कब हुआ, यानी कि चंद्रयान 1 कब कंक्लूड किया गया, क्यों कंक्लूड किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया जाता था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2 साल तक ये काम करेगा, हमको रिजल्ट्स देगा, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं अपने इस मिशन के द्वारा वो हमको मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि 28 अगस्त 2009 को कम्युनिकेशन क्या होता है, लॉस्ट हो जाती है, यानी कि कम्युनिकेशन टूट जाता है और फाइनली इसे कंक्लूड करना पड़ता है, राइट। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रोब है, यानी कि चंद्रयान 1 का जो प्रोब है वो 312 डेज के लिए काम करता है, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने दिन इसने काम किया वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पूरी विश्व में एक तरीके से सराहना की गई थी कि खास तौर पे वाटर मॉलिक्यूल की जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया जो है उसके बाद एक तरीके से सजग हो गई और अपने रिसर्च को अपने मिशनों में तेज़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे एग्जैक्टली बता पाएँ कि लूनर सरफेस पे कितना वाटर है, कैसे है, किस फॉर्म में है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें चंद्रयान 2 मिशन की, ये आपने चंद्रयान 1 समझ लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया। चंद्रयान 2 यानी कि इंडिया सेकेंड लूनर मिशन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी एक तरीके से ये चंद्रयान 1 से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी मानी जाती है, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसमें सफलता नहीं मिलती है। कैसे क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 जो है वो क्या है, इंडिया का सेकेंड ल्यूनर मिशन है, इंडिया आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 1, राइट। ये आप सब जानते हो। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 जो है वो फर्स्ट स्पेस मिशन है, किसी भी कंट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया पहला मिशन है जो सॉफ्ट लैंडिंग करा रहा था चंद्रमा के साउथ पोल पे, राइट। तो ये आप अच्छे से जान लीजिए क्या है, फर्स्ट स्पेस मिशन बाय एनी कंट्री टू कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून्स साउथ पोलर रीजन। अब आप पूछोगे भाई सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब वही है। देखो होता क्या है दोस्तों कि जब आप कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में, अगर आप उसके सरफेस में उसको लैंड कराने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप में ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। बिकॉज क्या होता है कि एक बहुत कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लें कि स्पेसक्राफ्ट जब उतर रहा होता है तो उसकी स्पीड को हमें, उसकी वेलोसिटी को हमें मेंटेन करना पड़ता है। हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें उसकी स्पीड को भी समझना पड़ रहा है और उसकी डायरेक्शन को भी समझना पड़ रहा है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट। किस तरीके के बूस्टर्स वहाँ पे लगाने चाहिए, उन बूस्टर्स को कब हम एक तरीके से मैनिपुलेट कर पाएँ ताकि वेलोसिटी जो है यानी कि स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो पाए। तो ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होती है। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे एक तरीके से वहाँ पे जो लैंडर है उसको उतारा जाता है, राइट। तो ये एक अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है और चैलेंजिंग तब हो जाता है जब यहाँ पे साउथ पोलर रीजन पे आप लैंड करा रहे हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जान लीजिए कि ये पूरे विश्व की पहली स्पेस एजेंसी है या पहला स्पेस मिशन है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है चंद्रमा के साउथ पोल पे, राइट। ये चीज़ आपने जान लिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चंद्रयान 2 का जो मेन एम रहा है वो ये रहा है कि जो ल्यूनर वाटर है उसको किस तरीके से ट्रेस किया जाए
और किस तरीके से लूनर सरफेस को और अच्छे से समझा जा सके, वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसमें किस तरीके की रॉक्स हैं, रॉक्स के अंदर क्या कोई वहाँ पे वाटर का कंपोजिशन है किसी दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म का मतलब वो क्या वेपर के फॉर्म में है या गैस के मतलब कि बर्फ के रूप में है क्या। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे। तो बेसिकली चंद्रयान 2 जो है वो इन एम को, इस महत्वाकांक्षा को लेकर लॉन्च किया जाता है। लेकिन आप इसमें जान लीजिए कि किस तरीके की सक्सेस मिलती है वो आगे समझते हैं। मिशन डिटेल को पहले जान लेते हैं कि यह जो मिशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो जुलाई 22, 2019 को इस मिशन को लॉन्च किया जाता है, राइट। और कहाँ से लॉन्च किया जाता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, राइट। ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जैसे कि चंद्रयान 1 को जहाँ से लॉन्च किया गया तो वहीं से इसको भी लॉन्च किया गया है। रॉकेट जो यूज किया गया है दैट इज GSLV मार्क 3 M1, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और यहाँ पे जो चंद्रयान का मास रखा जाता है दैट इज 3850 kg, राइट। कितना मास रखा जाता है? 3850 kg। और इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर रहती हैं वो हैं रितु कृधाल, और मिशन जो डायरेक्टर हैं वो M वनिथा, राइट। तो ये नाम भी आप अच्छे से जान लें। और यहाँ पे मिशन डिटेल में जो भी आपको और चीज़ जाननी है उसको जरूर इसमें जोड़ें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नाउ समझ लेते हैं कि यहाँ पे चंद्रयान 2 मिशन में किन मॉड्यूल्स की हम बात करते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स एक तरीके से वहाँ पे एसोसिएटेड थे, उनका एक रोल होने वाला था, और किस तरीके से वो सक्सेसफुल रहे हैं, ये सारी चीज़। तो ल्यूनर ऑर्बिटर की हम यहाँ पे बात करेंगे, विक्रम लैंडर की बात करेंगे, और ल्यूनर रोवर की बात करेंगे जिसका नाम रखा गया था प्रज्ञान, राइट। मैं आपको एक मोटी बात बता दूं कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ल्यूनर ऑर्बिटर की बात कर रहे हैं, विक्रम लैंडर की बात कर रहे हैं, प्रज्ञान की बात कर रहे हैं, प्रज्ञान जो है ल्यूनर रोवर का नाम रखा गया था, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में डेवलप किए गए थे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करें। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं पहले ल्यूनर ऑर्बिटर। ल्यूनर ऑर्बिटर आप नाम से समझ पा रहे हो, ऑर्बिटर का मतलब ये है कि जो ऑर्बिट करे। ऑर्बिट का मतलब क्या है? जो चक्कर लगाए। किसके चक्कर लगाए? चंद्रमा के चक्कर लगाए, राइट। तो ल्यूनर ऑर्बिटर जो है वो क्या है? एक तरीके से चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करता है, पृथ्वी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो रोल रहता है वो ये रहता है कि पृथ्वी और चंद्रयान 2 के लैंडर, चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसका क्या नाम रखा गया है? विक्रम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो क्या है? विक्रम। और हम बात क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटर की। तो ल्यूनर ऑर्बिटर का काम ये है कि वो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करे। दूसरा, वो जो चंद्रयान 2 का लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, वो और पृथ्वी का कम्युनिकेशन करा पाए, यानी कि जो भी डेटा वो ले पा रहा है विक्रम लैंडर से, और जो इन्फॉर्मेशन उसको भेजनी है अर्थ में, उनका आपस में जो भी कम्युनिकेशन रिले है एक तरीके का, वो मेंटेन कर पाए, या जो मीडिएटर बनता है वो बनता है ल्यूनर ऑर्बिटर, राइट। तो ये चीज़ आपने जान ली। अच्छा, सबसे पहले एक यहाँ पे और चीज़ जान लेते हैं, वो ये है कि जो लॉन्चर है, लॉन्चर का जो हमने अभी नाम लिया दैट इज GSLV MK3, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी जान लीजिए। GSLV MK3 जो है अपने आप में एक शक्तिशाली लॉन्चर रहा है इसरो के लिए। और सबसे गौरवान्वित करने वाली बात यह दोस्तों कि GSLV 3 या MK3 जो है वो पूरी तरीके से देश के भीतर डिजाइन और निर्मित किया गया है, राइट। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद कर लें। तो आपने लॉन्चर को समझ लिया, ल्यूनर ऑर्बिटर को समझ लिया। ल्यूनर ऑर्बिटर का मतलब बेसिक जो पर्पज यहाँ पे वो यही है कि वह लैंडर और अर्थ के बीच कम्युनिकेशन रिले को मेंटेन कर पाए, मैनेज कर पाए, राइट। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आता है दैट इज विक्रम लैंडर आप समझ ही पा रहे हैं कि जो लैंड करवाए, है ना। मतलब जो भी आप टूल वहाँ पे भेज रहे हैं, जो भी आप वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट आप भेजना चाह रहे हैं मून के सरफेस पे, तो उसको लैंड कराने वाला भी चाहिए। तो जिस लैंडर का हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं दैट इज विक्रम लैंडर, राइट। और यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं विक्रम, अगर आप जानते हो विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई के नाम पे ये रखा गया है विक्रम लैंडर, राइट। विक्रम साराभाई आप डिटेल में जरूर पढ़ें एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में। विक्रम साराभाई एक तरीके से इसरो के जनक के रूप में हैं, या भारत के जो स्पेस रिसर्च का पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा जो आज जर्नी रही है, उसके एक तरीके से उसका जो बीज बोया है वह विक्रम साराभाई हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत
इम्पॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई को ही उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कमेटी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको मैंने भी आपसे बताया, इनको स्पार, राइट। तो होता यही है कि विक्रम साराभाई पूरी तरीके से इसमें डेडिकेटेड हो जाते हैं और अपनी जो भी क्षमता होती है उस क्षमता से इस संस्था को आगे बढ़ाते हैं, और आज उसी का नतीजा है कि इसरो जो है पूरे विश्व में एक नई ख्याति, एक नई पहचान बना पाया है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली विक्रम लैंडर की, ल्यूनर ऑर्बिटर की। अगर हम यहाँ बात करें ल्यूनर रोवर की, जिसका नाम रखा गया प्रज्ञान, तो इसका पर्पज ये था कि वह मून के सरफेस पे जाके कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, एक तरीके से खुदाई करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि मून का सरफेस किस तरीके से है और उस सरफेस में या उसकी सॉइल में किस तरीके के कंपोजिशंस हैं, राइट। मैं आपको बता दूं कि यह एक 6 पहियों वाला AI पावर्ड व्हीकल था। AI का मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही पूरा चल रहा था। 6 पहियों वाला ये वाहन था, और जैसे ही ये लैंड करता, मतलब ये प्लान था कि जैसे ही ये लैंड करेगा, ये लैंड करने के पॉइंट से आगे 500 मीटर तक, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर ये दूरी तय कर सकता है, राइट। तो ये पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक थी ल्यूनर रोवर की, जिसका नाम प्रज्ञान था, राइट। तो ये आप जान लीजिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट जो रहती है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहती है, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा क्या होती है, असफलता वहाँ पे देखने को मिलती है इसरो को। तो लैंडिंग साइट को भी जान लेते हैं दोस्तों। लैंडिंग साइट जो दोस्तों वो ये है कि जहाँ पे उसको लैंड कराया जाना था, जहाँ पे रोवर को लैंड कराया जाना था। तो वो जो लैंडिंग साइट थी वो 2 क्रेटर्स के बीच में थी। 2 क्रेटर्स के बीच में जो हाई प्लेन था उस प्लेन पे इसको लैंड कराया जाना था। तो वो जो क्रेटर्स हैं उनका नाम भी आप जान लीजिए, इसको भी पूछा जा सकता है। तो वो जो क्रेटर्स हैं उनका नाम है मैंजिनस सी एंड सिम्प्लियस एन। ये 2 क्रेटर्स हैं, इनके बीच में जो बना प्लेन है, उस प्लेन पे इस रोवर को लैंड कराया जाना था, राइट। और मैं आपको बता दूं कि यह जो प्लेस है वो 70 डिग्री साउथ ऑफ द मून्स लैटिट्यूड, राइट। तो मून का जो लैटिट्यूड है वो क्या है, 70 डिग्री साउथ है, राइट। मतलब कि उस पॉइंट पे इसको लैंड कराया जाना था। तो मैंने आपसे बताया कि ये जो लैंडिंग साइट अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग थी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउथ पोल की, राइट। और अपने आप में वो बहुत चैलेंजिंग होता है। होता क्या है कि दोस्तों कि जब आप लैंड कराते हो, खासतौर पे जब सॉफ्ट लैंडिंग कराते हो, तो वहाँ पे चैलेंजेस सॉफ्ट लैंडिंग में ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन फाइनली जब आप लैंड भी करा देते हो तो कई बार क्या होता है कि जो मून का सरफेस है, उस सरफेस की जो धूल है वो कहीं ना कहीं पूरा डिस्टर्ब कर देती है। जो बूस्टर्स के जो इंजन्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देती है, राइट। और अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड है तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लाती है उसके फंक्शनिंग में। तो बहुत सारे मतलब उसमें डिसएडवांटेज देखने को मिले, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 के जो एक तरीके से असफलता हासिल हुई, उसके पीछे रीज़न यही था। तो मैं आपको पहले इसकी इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। यहाँ पे जो चंद्रयान 2 मिशन रहा उसकी इम्पोर्टेंस क्या रही है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों वो ये है कि ये पहला स्पेस मिशन रहा है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है मून के साउथ पोलर रीजन पे, राइट। क्या है, फर्स्ट स्पेस मिशन टू कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोलर रीजन, राइट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह पहला इंडियन अटेम्प्ट रहा है जो कि लूनर सरफेस पे अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा सफलता हासिल करता है। मतलब कि घर में बनी हुई अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यहाँ पे ल्यूनर जो सरफेस है उसको एक तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यह जो एक तरीके से मिशन है वह होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी की पूरी जो भी ल्यूनर टेरेन रही है, ल्यूनर जो चट्टानें हैं एक तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहा था चंद्रयान 2, और इसमें कहीं ना कहीं वो एक हद तक इसको सफलता भी मिली है। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं, आप जरूर जान लीजिए चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि 4th कंट्री ये रही है जिसने अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग कराई है चंद्रमा की सतह पे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले USA, रशिया एंड चाइना ने ये कोशिश की है, राइट। उनके
मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए कि उनकी जो सॉफ्ट लैंडिंग रही है वो किस तरीके से सक्सेसफुल रही है या नहीं रही है, किस हद तक वहाँ पे वो रिजल्ट्स दे पाई है, या क्या क्या डिस्कवरीज रही हैं, इसको डिटेल में जरूर जानें। राइट दोस्तों, तो ये है चंद्रयान 2 की इम्पोर्टेंस कि इसको लॉन्च करना या लॉन्च करने के बाद जो इसके रिजल्ट्स मिले उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, हम क्यों बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो ये आपने समझ लिया। चंद्रयान 2 के साथ हुआ क्या था ये समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें असफलता हासिल हुई है इसरो को, तो वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कराते समय, सॉफ्ट लैंडिंग इसकी जब कराई जा रही थी तब क्या हो रहा था कि एक तरीके से इसमें डिस्टर्बेंस आती है, यूं कह लें कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये था कि सॉफ्ट लैंडिंग हो और उसके बाद उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जो रोवर है वो अपने पॉइंट पे उतरे, अपनी पोजीशन पे उतरे, अपना एक तरीके से उसका जो भी फंक्शनिंग है वो ढंग से काम कर पाए, ये सारी चीज़ें वो नहीं हो पाता है। राइट, तो होता क्या है कि लैंडर और रोवर की जो मेल फंक्शन जो एक्टिविटी रहती है, फाइनली वो क्या करती है, ऐसे मूवमेंट लाती है कि वहाँ पे जो रोवर है वो एक तरीके से क्रैश हो जाता है। राइट, मतलब कि वहाँ पे क्रैश्ड मोड में, क्रैश्ड मोमेंट में वो लैंड करता है। राइट, देखो आप यहाँ देख पा रहे हो, गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस, मतलब इस पूरे प्रोसेस में, सॉफ्ट लैंडिंग के प्रोसेस में वो क्या हो जा रहा है, वहाँ पे क्रैश हो जा रहा है। राइट, फिर क्या होता है दोस्तों कि फाइनली जो है वो इसरो एक तरीके से रिपोर्ट करता है कि हमारे मिशन का मतलब यहाँ पे चंद्रयान 2 मिशन का लगभग 5% ही एक तरीके से सफ़र किया है या डिस्टर्ब हुआ है। बाकी 95% जो मिशन है चंद्रयान 2 का, वह अभी भी एक तरीके से सक्सेसफुली काम कर रहा है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो दे पा रहा है। राइट, तो ये आप जान लीजिए। लेकिन यहाँ पे फाइनली जब क्या होता है कि रोवर क्रैश हो जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है, मतलब बहुत बड़ा इसमें मतलब जो एक इस मिशन में जो एम रखा गया था, जो पर्पज रखा गया था, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ख़त्म हो गया इसमें। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसरो का मानना यह है कि 95% जो हमारा मिशन का जो 95% पर्पज है वो कंप्लीट हो रहा है। राइट, तो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसरो जो है चंद्रयान 3 के लिए भी ऑलरेडी प्लान कर चुका है जापानी स्पेस एजेंसी के साथ, जिसका नाम है जाक्सा। राइट, क्या नाम है, जाक्सा। तो जाक्सा के साथ इसरो ने जो है वो क्या है, प्लान कर लिया है। और जो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की बात की जा रही है वो 2024 में लॉन्च करने की बात की जा रही है। राइट, किस तरीके से इसमें प्लान किया जाना है, कब ये फाइनली एग्जीक्यूट होगा, 2024 में हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब आगे देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं तो जरूर मिलनी चाहिए इसरो को कि वो इसमें सफलता हासिल करे। अपने जो भी उसने महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी चंद्रयान 2 में, वो सारे पॉइंट्स पे उसको सक्सेस मिले। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए यहाँ पे कि चंद्रयान 2 में इंफॉर्मेशन मिली क्या है। जैसे कि इसरो बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमें 95% जो है एक तरीके से हमने सफलता हासिल की है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो वो क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून को ये कंफर्म करता है। फिर क्या होता है कि ये माइनर एलिमेंट्स को भी कंफर्म करता है। माइनर एलिमेंट्स जैसे हैं कि क्रोमियम है, मैग्नीज है और सोडियम है, इन एलिमेंट्स को भी ये बताता है। राइट, फिर क्या होता है कि ये सोलर फ्लेयर्स के बारे में भी बताता है, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करता है। सोलर फ्लेयर्स का मतलब आप जानते हैं कि जो सौर जो ज्वाला एक तरीके से, मतलब कि सौर की जो लपटें निकलती हैं, सूर्य की जो लपटें निकलती हैं, उन लपटों के बारे में बेसिक ये इंफॉर्मेशन देता है। राइट, और यहाँ पे जो परमानेंटली शैडोड पार्ट है मून का, यानी कि चंद्रमा का जो पूरी तरीके से छाया वाला क्षेत्र है। छाया वाला क्षेत्र का मतलब ये है कि जहाँ पे पूरा का पूरा मतलब करोड़ों साल से सूर्य का प्रकाश पहुंचा ही नहीं है। शुरू से जब से एक तरीके से सोलर सिस्टम बना है, या यूं कह लें कि जब से मून अस्तित्व में आया है, तब से वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ा ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक्सप्लोर करता है उस रीजन के जो क्रेटर्स हैं, जो बोल्डर्स हैं, मतलब कि जो एक तरीके से नीचे गहराई में छिपे हुए हैं, या उस सरफेस की जो धूल में जो छोटी छोटी चट्टानें हैं उसमें जो छुपा हुआ एक पार्ट है, जो क्रेटर है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन यहाँ पे ये देता है चंद्रयान 2। राइट, और यहाँ पे एक डिस्कवरी होती है आर्गन 40 की भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चार यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लीजिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी चंद्रयान 2 के द्वारा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यही था कि आज हमने यहाँ पे ये जान लिया कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 किस तरीके से यहाँ पे सक्सेसफुल रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे डिस्टर्बेंस आई चंद्रयान 2 में, और आने वाले समय में 2024 में अगर चंद्रयान 3 को प्लान किया गया है तो डेफिनेटली हमारी शुभकामनाएं होनी चाहिए इसरो के लिए कि वो अपनी महत्वाकांक्षा में यानी अपने पर्पज में सक्सेसफुल रहे। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोस दी जा रही हैं वो आपको नोटिफाई हो पाए और आप उसको देख पाएँ। लेकिन मैं यहाँ फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो जब भी देखें तो आप वहाँ पे कमेंट जरूर करें, हमें बताएं, फीडबैक दें कि किस तरीके से वीडियो बननी चाहिए, उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ जब आपका फीडबैक हमें मिलेगा तभी हम उस पर सुधार कर पाएंगे और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।